बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 2K मैथ स्टैट। आज के लेक्चर में हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स और डिसाइल्स का, क्योंकि पिछले लेक्चर जो इसके कंटिन्यूटी में इससे पीछे है उसमें हम क्वांटाइल्स को, क्वार्टाइल्स को, डिसाइल्स को डिफ़ाइन कर चुके हैं। और ये जो अभी मैं इस लेक्चर के शुरू में जो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ ये भी पिछले लेक्चर के एंड पे थोड़ी सी डिस्कस हो चुकी है। यहाँ पे दोबारा डिस्कस करने का मतलब ये है कि अगर कोई डायरेक्टली क्वार्टाइल्स को न्यूमेरिकली कंप्यूट करना, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना सीखना चाहता है तो वो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकता है। एज वी हैव डिफाइंड क्वार्टाइल्स एज द three values which divide a data set into 4 equal parts are called quartiles. Those values कि जो आपके डेटा सेट को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें, तो वो जो वैल्यूज़ होंगी उन्हें हम क्वार्टाइल्स बोलेंगे। और परसेंटाइल्स क्या होंगे कि वो 99 वैल्यूज़ जो आपके डेटा सेट को 100 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें उसे परसेंटाइल्स बोलते हैं। अगर आप परसेंटाइल की सेंस में बात करें तो फर्स्ट परसेंटाइल से लेके 100th परसेंटाइल तक आपके डेटा सेट के 100 इक्वल पार्ट्स होंगे। तो मैं बड़े हिस्से करता हूँ, मैं मिड पे कट लगाता हूँ। अगर ये P1 है और ये P100 है तो मिड पे होगा P50, 50th परसेंटाइल। और P1 और P50 के बीच में कहीं पे होगा P25, 25th परसेंटाइल। और P50 और P100 के बीच में होगा P75, 75th परसेंटाइल। तो अब अगर देखें तो P1 और P25 के दरमियान में यहाँ से लेके यहाँ तक 25 कट पॉइंट्स हैं, लेकिन जब मैं सिर्फ 25th परसेंटाइल को ले रहा हूँ, सिर्फ 50th को ले रहा हूँ और सिर्फ 75th को ले रहा हूँ, तो असल में मैं अपने डेटा सेट के 4 हिस्से कर रहा हूँ, 4 इक्वल पार्ट्स कर रहा हूँ। और अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो ये आपका डेटा सेट चूँकि 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो ये जो 3 वैल्यूज़ यहाँ पे कट पॉइंट्स हैं इन्हें क्वार्टाइल्स बोलते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ये असल में Q1 है, फर्स्ट क्वार्टाइल है, ये मिड पे है, सेकंड क्वार्टाइल है या मीडियन है, और ये 75th परसेंटाइल जो है ये थर्ड क्वार्टाइल है। तो अब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया इनके आपस में कि Q1 निकालना हो तो आप स्ट्रेट अवे P25 निकालें, Q2 निकालना हो P50 निकालें, और Q3 निकालना हो तो P75 निकाल लें। तो ये तो हो गया रिलेशनशिप परसेंटाइल्स और क्वार्टाइल्स का। अब डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स, क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स का, और अब डिसाइल और परसेंटाइल्स का रिलेशनशिप। दोबारा से इस डेटा सेट को लें, ये अरेंज्ड डेटा सेट है जिसको हमने परसेंटाइल निकाले हैं, 100 बराबर हिस्से बना दिए इसके। ये आ गया फर्स्ट परसेंटाइल और लास्ट में आ गया 100th परसेंटाइल। अच्छा, अब अगर डिसाइल्स के साथ रिलेशनशिप बनाना है तो इस पूरे डेटा सेट के हम 10 बराबर हिस्से करते हैं, मतलब इन परसेंटाइल्स में से 10 कट पॉइंट्स तलाश करते हैं जो इस डेटा सेट को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें। और आपको पता है कि अगर 100 वैल्यूज़ हों और 10 में डिवाइड करना हो तो आप 10 पार्ट्स बनाएंगे, और 10 पार्ट्स बनाने के लिए 9 कट पॉइंट्स बनाएंगे। अब 9 कट पॉइंट्स कैसे बनाएंगे? पहले आ गया मिड पे, ये है आपका 50th परसेंटाइल। अब 50th परसेंटाइल है तो अब इस तरफ होंगे 5 हिस्से डेटा के और इस तरफ भी होंगे 5 हिस्से, तो टोटल 10 हो जाएंगे। अब 5 हिस्से करने के लिए 4 कट पॉइंट्स लगाता हूँ मैं, 1 2 3 4। इस तरह यहाँ भी 1 2 3 4। ये जो पॉइंट है अगर आप देखें P1 से P50 तक जाएं तो यहाँ इस लोकेशन पे आएगा P10, 10th परसेंटाइल, यहाँ पे आएगा 20th परसेंटाइल, यहाँ पे आएगा
30th परसेंटाइल, यहाँ पे आएगा 40th परसेंटाइल, और बीच में ऑब्वियसली P1 और P10 के बीच में P2, P3, P4 9 तक आएंगे और फिर 10वां ये आ जाएगा। इससे आगे जाएं तो ये आएगा P60, 60th परसेंटाइल, ये आएगा P70, P80, P90 एंड P100। तो अब जैसे हमने यहाँ 4 हिस्से किए थे डेटा सेट के, परसेंटाइल्स वाले डेटा सेट के, यहाँ पे हमने 10 हिस्से कर लिए। अच्छा, अब वो वैल्यूज़ जो आपके डेटा सेट को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें, दे आर कॉल्ड डिसाइल्स। तो इसका मतलब कि एक्चुअली दीज 9 कट पॉइंट्स आर 9 डिसाइल्स। P10 वाली लोकेशन पे क्या होगा? D1 होगा, फर्स्ट डिसाइल, सेकेंड डिसाइल, थर्ड डिसाइल, फोर्थ डिसाइल, फिफ्थ डिसाइल, सिक्स्थ डिसाइल, सेवेंथ डिसाइल, एट्थ डिसाइल, नाइन्थ डिसाइल। तो अब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया D1 और डिसाइल्स के और परसेंटाइल्स के बीच में, कि अगर आपसे कहा जाए कि आप फर्स्ट डिसाइल निकाल लें D1, तो आप P10 की मदद से इसको निकाल सकते। P10 कैलकुलेट करें, दैट वुड बी एक्चुअली D1। इसी तरह D2 निकालना हो तो क्या होगा? ठीक है, P20, D3 हो P30 एंड सो ऑन। और 9th डिसाइल निकालना होगा तो P90। तो ये जो रिलेशनशिप है क्वार्टाइल्स के परसेंटाइल्स के साथ और डिसाइल्स के परसेंटाइल्स के साथ, ये हमें हेल्प आउट करेंगे कि हम सिर्फ परसेंटाइल्स के फार्मूला सीख लें, और अगर हमें कहा जाए कि क्वार्टाइल्स निकालें या डिसाइल्स निकालें तो हम परसेंटाइल्स की मदद से ही निकाल सकें, ताकि हमें क्वार्टाइल्स के लिए अलग और डिसाइल्स के लिए अलग फार्मूले हमें याद न रखने पड़ें और इजीली हम परसेंटाइल्स की मदद से ये निकाल लें। तो चूँकि अब रिलेशनशिप्स आपको समझ में आ गए हैं, तो अब हम जाते हैं परसेंटाइल्स के फार्मूले की तरफ। पहले हम सीखेंगे कि अनग्रुप डेटा के लिए परसेंटाइल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। जी, परसेंटाइल्स फॉर अनग्रुप डेटा। जब आपके पास अनग्रुप डेटा होगा तो ऑब्वियस ही बात है, या तो आपके पास इवन ऑब्जर्वेशंस होंगी या ऑड ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी। तो अभी हम रिलेशनशिप बना चुके हैं परसेंटाइल्स के साथ डिसाइल्स और क्वार्टाइल्स का, तो इस वजह से हम फार्मूला सिर्फ जेथ परसेंटाइल के लिए ही सीखेंगे और इसकी मदद से हम क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब करना क्या है आपने? आप सपोज़ आप 25th परसेंटाइल निकाल रहे हैं, तो यहाँ जे की जगह पर 25 आ जाएगा। अगर आप 50th परसेंटाइल निकालने जा रहे हैं तो जे की जगह पर 50 आ जाएगा। एन आपका होगा नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने जे को, जो भी परसेंटाइल आप निकाल रहे हैं, 25th निकाल रहे हैं तो यह 25n हो जाएगा। एन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो 10, 20, 30, 50 जितनी भी होंगी। तो आप ये क्वांटिटी पहले कैलकुलेट करेंगे और इसकी मदद से आपने फिर फार्मूला चूज़ करना है कि ये वाला फार्मूला लगाएं या ये वाला फार्मूला लगाएं। तो क्राइटेरिया क्या है इसका? आप JN/100 निकालें। अगर वो इंटीजर नहीं आता, अब आपको पता है इंटीजर आने या ना आने का, अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसके साथ डेसिमल आ रहा है, जैसे आप यहाँ पर 200 को 100 पे डिवाइड करें तो 2 आता है, वो उसके साथ पॉइंट या डेसिमल नहीं आ रहा, तो वो इंटीजर है। अगर 2.5 आ जाता है या 3 पॉइंट समथिंग आ जाता है तो इसका मतलब वो इंटीजर नहीं है, वो फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन भी बोलते हैं उसको। तो अगर इंटीजर ना आए, अगर आप JN/100 निकाल रहे हैं और इंटीजर नहीं आता, तो जेथ परसेंटाइल निकालने के लिए फार्मूला होगा साइज ऑफ JN/100 प्लस 1 और TH। ये इसको हम पढ़ेंगे JN/100 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन।
अब ये न्यूमेरिकली कैसे होगा, पहले दूसरा फार्मूला सीख लें, फिर दोनों को एक साथ बताता हूँ आप लोगों को कि ये इसका मतलब क्या है। अगर तो ये इंटीजर ना आए, फ्रैक्शन में आ जाता है, तो ये फार्मूला है। अगर इंटीजर आ जाता है तो जैसे आपने मीडियन के फार्मूले में देखा था कि इवन नंबर, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो तो उसके लिए अलग फार्मूला है मीडियन का, और ऑड हो तो अलग है, क्योंकि ये पोजिशनल वैल्यूज़ हैं। इसमें जो ऑब्जर्वेशंस की पोजीशन है वो डिटर्मिन करती है किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को। तो अगर इंटीजर आ जाता है, सपोज 2, 3, 4, 10, कोई भी इंटीजर आ जाता है, तो फिर आपने दो ऑब्जर्वेशन लेनी है। एक लेनी है JN/100th और दूसरी लेनी है JN/100+1th। इन दोनों की एवरेज निकाल लेनी है, मतलब इन दोनों को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है, तो आपके पास जेथ परसेंटाइल आ जाएगा कि वो कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी जिसको आप जेथ परसेंटाइल बोलेंगे। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ मैंने एक सिंबल यूज़ किया है अलग से, स्क्वायर ब्रैकेट्स का। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखने का मतलब ये हुआ कि चूंकि ये इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल में आएगा, तो इस वजह से इसमें अगर ये डेसिमल में फ़र्ज़ करें 3.5 आता है, 3.5 में आप 1 ऐड करें तो 4.5 आ जाता है, और 4.5 ऑब्जर्वेशन होती नहीं है डेटा सेट में। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर सपोज़ ये आ गया आपके पास 4.5, तो x क्या है, स्टैंड्स फॉर द लार्जेस्ट इंटीजर इन x। अब इसमें इंटीग्रल पार्ट जो है वो ले लेना है आपने, जो है 4। अब इंटीग्रल पार्ट ले लिया तो इसको आपने यहाँ पे यूज़ करना है, इसका मतलब आपने डेसिमल पार्ट को इग्नोर कर दिया। एक और ट्रिक भी आप सीख लें कि अगर आप इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते कि आप पहले परसेंटाइल निकालें और फिर रिलेशनशिप से आप क्वार्टाइल्स या डिसाइल निकालें, तो आप डायरेक्ट क्वार्टाइल्स या जो डिसाइल्स हैं उनके लिए फार्मूला यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू चेंज दिस थिंग, क्योंकि 100 इक्वल पार्ट्स करते हैं परसेंटाइल्स, तो यहाँ 100 का फिगर यूज़ हुआ है। अगर आप क्वार्टाइल्स निकालेंगे तो उसके लिए यहाँ P की जगह Q यूज़ कर लेंगे, QJ जेथ क्वार्टाइल, वो होगा JN/4+1th ऑब्जर्वेशन। इसी तरह अगर आप डिसाइल निकालते हैं, कोई सा भी डिसाइल DJ निकालते हैं, तो आपको पता है कि डिसाइल जो हैं वो 100 इक्वल पार्ट्स नहीं करते डेटा सेट के, 10 इक्वल पार्ट्स करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जेथ डिसाइल निकालने के लिए JN/100 की जगह JN/10 लगा सकते हैं। तो यही फार्मूले फिर कन्वर्ट हो जाएंगे क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स के फार्मूलों में। ये देख लें, क्वार्टाइल्स जो अभी मैंने आपको बताया कि QJ और DJ जेथ डिसाइल और जेथ क्वार्टाइल के फार्मूले भी इसी तरह डेवलप हो सकते हैं। सिर्फ PJ या परसेंटाइल वाले फार्मूले में आपने 100 को रिप्लेस कर रहे हैं 4 के साथ, तो क्वार्टाइल्स आ जाएंगे, और 100 को परसेंटाइल के फार्मूले में रिप्लेस करना है 10 के साथ, तो आपके पास डिसाइल्स आ जाएंगे। तो ये फार्मूला आप लोग नोट कर लें। हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ। एग्जाम्पल देखें, इसमें हमें एक अनग्रुप डेटा दिया हुआ है और इसके लिए हमने Q1 और Q3 फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल्स कंप्यूट करने हैं। तो अभी आपको जो मैं तरीका बताया है उसके मुताबिक सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि अपने डेटा सेट को किसी ऑर्डर में अरेंज कर देना है, और यूजुअली ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। Here n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा, अब हमें कहा गया है कि आप कंप्यूट करें Q1 और Q3, क्वार्टाइल्स कंप्यूट करने हैं। तो क्वार्टाइल्स कंप्यूट करने के लिए हमें पता है कि हम जो क्राइटेरिया है कि हम क्या करते होते हैं, सबसे पहले JN/4 निकालते हैं। JN/4 का मतलब अगर आप Q1 निकाल रहे हैं तो N/4 कर लेंगे, J की जगह 1 आ जाएगा। थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो 3N/4 कर लेंगे और J की जगह 3 आ जाएगा। सपोज़ आप Q1 के लिए कर रहे हैं तो आपका जो N/4 होगा वो होगा 11/4, और 11/4 चूँकि 2.75 है,
अब 2.75 जो है ये जाहिर सी बात है इंटीजर नहीं है, इज़ नॉट एन इंटीजर। सो अब करेंगे क्या, फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ये देखिए क्यू जे एन बाई 4 इज़ नॉट एन इंटीजर, तो फिर फार्मूला होगा साइज ऑफ जे एन बाई 4 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो ये फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं कि क्यू जे क्या होगा, या Q1 होगा, या पहले जनरली क्यू जे लिखना चाहते हैं तो क्यू जे लिख लें। जे एन बाई 4 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो अब आप Q1 निकालेंगे तो फिर उसके मुताबिक कर लेंगे, और Q3 करेंगे तो उसके मुताबिक जे की जगह 1 और 3 रिस्पेक्टिवली आप पुट कर लेंगे। Q1 क्या होगा, n बाई 4 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ n आपके पास है 11 बाई 4 प्लस 1th। अब 11 बाई 4 हम निकाल चुके हैं, ये 2.75 आता है, और ये चूँकि ये जो ब्रैकेट्स में हमने इंटीग्रल वैल्यू लेनी है, तो 2.75 की जो इंटीग्रल वैल्यू आती है वो आती है 3, सॉरी, जो यहाँ से इंटीग्रल वैल्यू जो आती है वो आती है 2, तो ये आता है 2 प्लस 1th। अब 2 प्लस 1 3 होता है, तो यहाँ पे 3rd ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। तो हमारे डेटा सेट में 3rd ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3, ये जो अरेंज्ड डेटा सेट है, तो उसका जो साइज़ है वो आता है Q1 इज़ इक्वल टू 27, 3rd ऑब्जर्वेशन जो आती है। इसी तरह आप कंप्यूट करते हैं Q3 को, 3rd क्वार्टाइल को, तो ये आ जाएगा 3n बाई 4 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। अब वहाँ पे था जे की जगह 1 पुट किया था, तो n बाई 4 था, यहाँ 3n बाई 4 हो जाएगा क्योंकि 3rd क्वार्टाइल निकाला जा रहा है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 11 बाई 4, इंटीग्रल वैल्यू उठाएंगे यहाँ से, प्लस 1th, तो ये 33 बाई 4 जो है ये तकरीबन आता है 8.25। अब यहाँ पे फिर वही वाला इशू है कि हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही, तो हम कौन सी लेंगे, 8.25 में से इंटीग्रल पार्ट लेंगे 8 के बाद प्लस 1 होगा 9, तो हमारे पास कौन सी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, 9th ऑब्जर्वेशन। डेटा सेट की जो 9th ऑब्जर्वेशन है, अगर आप इस डेटा सेट में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या आती है, 40। तो Q3 कितना आया हमारा, 40। तो ये तरीका है क्वार्टाइल निकालने का। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो बाय डेफिनेशन होता है कि Q1 से जो नीचे जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उतनी Q3 से ऊपर भी होंगी, और यहाँ पे अगर आप मिड देख लें इस डेटा सेट का मीडियन, तो 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, तो मीडियन यहाँ पे आता है। मीडियन से ऊपर 5 ऑब्जर्वेशन है और नीचे भी 5 ऑब्जर्वेशन है। अगर आप डेटा सेट के बराबर हिस्से देखें तो एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा हिस्सा, हर हिस्से में 2 ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब कि आपके डेटा सेट के 4 बराबर हिस्से हो गए। तो ये जो 3 कट पॉइंट्स है इन्हें बोलते हैं क्वार्टाइल्स। इसी तरह अगर आपको डिसाइल्स का कहा जाए तो जस्ट आपने क्यू जे की बजाय डी जे और यहाँ पे 4 की बजाय आपने
10 पुट करना है और बाकी क्राइटेरिया इसी तरह से है। क्वांटाइल्स फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप डेटा के क्वांटाइल्स निकालने के लिए हमें रिकॉल करना पड़ेगा मीडियन का फार्मूला, जो हम इससे पहले कर चुके हैं। ये फार्मूला था। अब यहाँ पे अगर आप एल, एच और एफ को रिकॉल करें तो हमने कहा था कि एल क्या है, एल इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप, और मीडियन ग्रुप कौन सा है, वेयर n/2th मिडल ऑब्जर्वेशन लाइज। n/2th या मिडल ऑब्जर्वेशन जिस ग्रुप में होगी उसकी लोअर क्लास बाउंड्री को L से शो करेंगे, और उसी ग्रुप के लिए H क्या होगी, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन ग्रुप। F क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, और C क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी preceding the median group। मीडियन ग्रुप से का वो मीडियन जो ग्रुप है उससे पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही सीक्वेंस चलेगा हमारा। चूँकि ये मीडियन जो है वो भी मेजर ऑफ लोकेशन है, ये किसी ऑब्जर्वेशन की लोकेशन बताती है कि फ़लाँ 3rd, 4th, 5th ऑब्जर्वेशन। इसी तरह हमारे क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स या जनरली क्वांटाइल्स जो हैं वो भी पोजीशन की मेजर्स हैं। इसी वजह से यही फार्मूला उनके लिए भी यूज़ होगा। आपने जस्ट क्या करना है, अगर आप क्वार्टाइल्स निकाल रहे हैं तो QJ के लिए निकाल लेता हूँ मैं, जेथ क्वार्टाइल दो हैं, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल हैं, तो यही फार्मूला इस तरह से बन जाएगा H/F JN/4 - C। अब जिस ग्रुप में ये वाली ऑब्जर्वेशन होगी, जैसे यहाँ n/2 है तो n/2th ऑब्जर्वेशन कौन से ग्रुप में है वो देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि JN/4th ऑब्जर्वेशन कौन से ग्रुप में है। उस ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री, उसी ग्रुप की विड्थ, उसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी और उसी ग्रुप के लिए प्रीसीडिंग ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आप डी साइज निकाल रहे हैं तो यही फार्मूला बन जाएगा H L + H/F JN/10 - C। और अगर आप परसेंटाइल्स निकाल रहे हैं तो PJ का फार्मूला बन जाएगा L H/F JN/100 - C। तो मीडियन 2 बराबर हिस्से करता है तो आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। क्वार्टाइल 4 हिस्से करते हैं तो डिवाइडेड बाय 4 कर लिया। डिसाइल 10 करते हैं तो डिवाइडेड बाय 10, और परसेंटाइल जो है 100 बराबर पार्ट्स करते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 कर लिया। तो ये ग्रुप डेटा के लिए आपने जो फार्मूले, जनरल फार्मूला मीडियन का लिया है और उसी से हमने बाकी फार्मूले डिराइव कर लिए हैं। इस चीज़ को सीखते हैं एक न्यूमेरिकल की मदद से। तो ये है हमारी एग्जाम्पल। एक ग्रुप डेटा है हमारे पास, ग्रुप्स हैं 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20 एंड 21 to 25, और इनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं रिस्पेक्टिव ग्रुप्स की। इसमें हमने मैं 3 ही ऑब्जर्वेशन निकाल रहा हूँ, बाकी आप लोगों को टास्क दे दूँगा कि आप उस तरीके से निकाल लें जो तरीका आपको यहाँ पे मैं सिखाऊँगा। Q1, Q3 और D7 निकालें, 7th डिसाइल निकाल लें। तो सॉल्यूशन के लिए अभी हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि
डेटा सेट जो है उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत भी होगी। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि आप इस डेटा सेट को यूँ लिख लें, ग्रुप्स कॉलम्स में लिख लें 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25 और फ्रीक्वेंसीज लिख लें FI 5, 8, 12, 7, 3। क्लास बाउंड्रीज निकाल लें। क्लास बाउंड्रीज आपको पता है कि आप अपर और लोअर जो लिमिट्स होती हैं उनका डिफरेंस लेते हैं और उसको हाफ कर देते हैं। जैसे यहाँ 5 और 6 हो गया या 10 और 11 हो गया, इनका डिफरेंस 1 यूनिट आता है, उसको हाफ कर लें तो 0.5 आता है। जितनी लोअर क्लास लिमिट्स हैं उनमें से 0.5 माइनस करें, 1 में से 0.5 माइनस किया तो 0.5, 5.5, 10.5, 15.5, 20.5 और यही जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है ये अपर में ऐड कर लें। तो 5 में ऐड कर लें 5.5, 10 में कर लें 10.5, 15.5, 20.5, 25.5। ये हो गया। फ्रीक्वेंसीज़ आपके पास हैं, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम निकाल लें। 5 है क्यूमुलेटिव में, अब अगली इसमें ऐड हो जाएगी, 5 और 8 हो जाएंगे 13, 13 और 12 हो जाएंगे 25, 25 और 7 हो जाएंगे 32 और 32 प्लस 3 इज़ 35। यहाँ n या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास काउंट कर लें 35 आएंगी। तो अब आप फार्मूला लिखें Q1 का, फर्स्ट क्वार्टाइल का। अब फर्स्ट क्वार्टाइल जो होगा वो होगा साइज ऑफ, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टाइल है तो n/4 ऑब्जर्वेशन, n/4 यहाँ पे n कितना है 35/4। अब 35/4 जो है ये आता है 8.75 या 8.75 ऑब्जर्वेशन आती है। अब 8.75 ऑब्जर्वेशन तो कोई होती नहीं, या 8वीं होगी या 9वीं होगी, 8th या 9th। अगर आप इस डेटा सेट में देखें तो यहाँ 5 ऑब्जर्वेशन पहले ग्रुप में है, उससे अगली 8 ऑब्जर्वेशन इस ग्रुप में है, तो टोटल 13 हो जाती है। इसका मतलब 6ठी भी इसी ग्रुप में है, 7वीं भी, 8वीं भी, 9वीं भी इसी ग्रुप में है। तो ये जो 8.675 ऑब्जर्वेशन है लाइज इन विच ग्रुप, दिस ग्रुप 5.5 to 10.5, 5.5 to 10.5। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमने फार्मूले में जो पैरामीटर्स हैं वो कहाँ से लेने हैं। Q1 क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा L/H/F n/4 - C। अब L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री किस ग्रुप की, जिसमें ये ऑब्जर्वेशन आई है 8.75, ये किस ग्रुप में आई है, इस ग्रुप में आई है, तो इसमें Q1 लाई करता है। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है 5.5। H विड्थ सबकी बराबर है, 5-5 विड्थ है सारे इंटरवल्स की। इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी F की जगह पे आ जाएगा 8, N की जगह पे 35/4 - C, और C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इससे पिछले ग्रुप की, इससे पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है 5, तो मैं उसकी जगह वैल्यू लिख लेता हूँ 5, और ये हमारे पास आ जाएगा, आप ख़ुद भी कैलकुलेट करके देख लें, ये आता है 7.84। तो ये हो गया Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल 7.84। अब आते हैं थर्ड क्वार्टाइल की तरफ। थर्ड क्वार्टाइल होगा साइज ऑफ, n/4 है तो थर्ड है तो 3n/4,
ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। अब 3 इंटू n है 35/4 ऑब्जर्वेशन, ये आता है जी 26.25। 26.2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब या तो 26th ले लें या 27th ले लें। तो अगर आप डेटा सेट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखें तो 26th और 27th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आ रही है? 25 तक तो यहाँ आ रही है ऑब्जर्वेशन, 26वीं अगले ग्रुप में चली जाती है और 27वीं भी इसी ग्रुप में होगी। इसका मतलब कि Q3 इस ग्रुप में होगा तो उसके लिए L की वैल्यू यहाँ से लेंगे और बाकी F की वैल्यू फ्रीक्वेंसी की यहाँ से लेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग की ये ले लेंगे, फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास Q3 का होगा L प्लस H/F। अच्छा, N की बजाय हो जाएगा 3n/4 माइनस C। n/4 फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए है तो 3n/4 थर्ड क्वार्टाइल के लिए हो जाएगा। अब हम L लेते हैं, चूँकि हमारा जो थर्ड क्वार्टाइल है वो इस ग्रुप में आ रहा है तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री आती है 15.5। H विड्थ सब ग्रुप्स की बराबर है, 5-5 के इंटरवल्स हैं। फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की कितनी है? 7। थ्री n/4 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 26.25 आता है यहाँ से, और माइनस C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग दिस ग्रुप, इस ग्रुप से पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 है तो ये हमारा C की वैल्यू हो जाएगी और ये कैलकुलेट करें तो आपके पास आएगा 16.39। तो अब देख लें कि 16.39 इस ग्रुप में लाई करता है या नहीं करता। तो 16.39 16 और 20 के बीच में ही आता है तो ऑब्वियसली Q3 इसी ग्रुप में लाई करता है। तो ये आ गया है आपका Q3 विच इज़ 16.39। अब रह गया जी मसला D7 का, 7th डिसाइल निकलना है। तो इसी अगर आप पैटर्न पे चलें तो अभी हमने जैसे कहा कि जो Q3 है वो साइज़ ऑफ 3n/4 है, तो D7 है साइज़ ऑफ 3n की बजाय 7n, और चूंकि डिसाइल्स हैं तो बाय 10th ऑब्जर्वेशन ये आएगा साइज़ ऑफ, अब 35 7 से मल्टीप्लाई कर लें डिवाइडेड बाय 10 कर लें तो 35 टाइम्स 7 आता है 245 डिवाइडेड बाय 10th, ये हो जाएगा 24.5 ऑब्जर्वेशन। अब हम देखेंगे ये 24.5 ऑब्जर्वेशन, अब 24.5 जो है वो 24th और 25th के बीच में आती है। तो 24th और 25th ऑब्जर्वेशन कौन से ग्रुप में आ रही है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम से चेक कर लें। 25th ये आ गई और उससे आगे जो है वो अगले ग्रुप में चली जाएंगी। इसका मतलब 13 से आगे 14, 15, 16, 25 तक जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इस ग्रुप में हैं। तो 24th भी इसी ग्रुप में है और 25 भी इसी ग्रुप में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो D7 है 7th डिसाइल वो इस ग्रुप में लाई करता है और इस ग्रुप से इसके पैरामीटर्स निकाल लें। जो आपके पास D7 का फार्मूला होगा L प्लस H/F। अच्छा, 7th डिसाइल है तो 7n/10 माइनस C, जैसे यहाँ पे निकाला था। L लोअर क्लास बाउंड्री इस 7th डिसाइल वाले ग्रुप की कितनी आती है? क्लास बाउंड्रीज में देख लें तो ये 10.5 आती है। तो ये आ जाएगा जी 10.5 प्लस H, विड्थ 5 है। फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की कितनी है? इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 12 और इंटू 7n/10 हम यहाँ निकाल चुके हैं, ये
24.5 आता है। इस ग्रुप से पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है जी? इस ग्रुप से पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 13, तो वैल्यू आ गई 13 एंड इट टर्न्स आउट टू बी 15.29। तो 15.29 को चेक करें कि इस ग्रुप में लाई करता है या नहीं करता। तो 15.29, 10.5 और 15.5, 15.29 है, ये 15.50 है। इससे कम है तो जाहिर सी बात है इसी ग्रुप में होगा। तो D7 अल्टीमेटली आपका जो 15.29 आता है वो रेलेवेंट ग्रुप में भी लाई करता है, ये भी चेक कर लिया करें। तो जी ये तरीका है डिसाइल निकालने का, परसेंटाइल्स निकालने का, क्वार्टाइल्स निकालने का, ग्रुप डेटा के लिए भी और अनग्रुप डेटा के लिए भी। इसके आप प्रैक्टिस करें और जितने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आप करें, ताकि आपको किसी किस्म के भी डेटा सेट के लिए ये मैयर जो है कंप्यूट करने में परेशानी ना हो। थैंक यू।